IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके अलावा अवतल और उत्तल लेंस के दर्पण के उदाहरण क्या होते हैं इसको देखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिजिक्स का यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, प्रकाश से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है उसको पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का 9वां चैप्टर है, प्रकाश। प्रकाश में जो है परावर्तन और अपवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं और अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं और अपवर्तन के, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से हमें जाना, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रकाश से जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, लिखा हुआ है आगे कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। मतलब यह हुआ कि अब अगर अंधेरा कमरा हो तो हम कुछ नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है महत्वपूर्ण है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को जो है दृश्यमान बनाता है? तो प्रकाश ही है जो चीज़ों को देखने के लिए दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसके देखने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आगे लिखा है, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश जो है इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य और जो है अदृश्य परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये भी प्रकाश का जो है एक महत्वपूर्ण घटना है। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके जो है अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, इसी चीज को हमें आगे यहाँ पे समझना होगा। आगे लिखा है, अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करना प्रतीत होता है। तो जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलना प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश में भी तरंग दैर्घ्य होता है, लेकिन वो जो है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो प्रकाश लेकिन हमें सीधी रेखा में चलता हुआ ही प्रतीत होता है, लेकिन होता है उसमें भी तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश ऐसे चलता है। ठीक है, आगे लिखा है, यह तथ्य है कि छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की क्षीण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो जो प्रकाश एक स्थान दूसरे स्थान जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश का जो चलना होता है हमें लगता है कि वो सरल रेखा में चला, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी जिग जैग तरीके से ही चलता है, तरंग दैर्घ्य के माध्यम से ही वो जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हों तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की जो है प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का जो है विवर्तन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे लिखा है, तब वह प्रकाशिकीय जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल जो है होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम इसमें जब इसकी हम व्याख्या करते हैं विवर्तन की, तो प्रकाश को एक हम क्या मान लेते हैं, तरंग मान लेते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की द्रव्य की साथ अन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही जो है प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने
नहीं आ गया है, ठीक है, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण माना गया है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। तो पहले जब नया सिद्धांत नहीं आया था, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत नहीं आया था, तो प्रकाश को हम तरंग मानते थे, लेकिन अब हम न प्रकाश को तरंग मानते हैं न ही कण मानते हैं। हम दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं प्रकाश के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में डिटेल में बताया गया, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और समझना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो आपके गलत क्वेश्चन ना होने पाए। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशित परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, प्रकाश की घटनाओं के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना और इनको समझने की जरूरत है। उनके उदाहरण क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ हो कोई, जैसे कि दर्पण, अब अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए आपका ये शीशा है और शीशे पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, उसको परावर्तित कर देता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए इनके नियमों को थोड़ा स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना होगा, यही इसकी परिभाषा है, यही इसका नियम है प्रकाश के परावर्तन का। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका, परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। मतलब वो ये हो गया कि परावर्तन की जो घटना होती है वो किसी भी प्रकार के पृष्ठ पर हो सकती है, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो, चाहे अवतल हो। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित होंगे। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। जो देखना, जैसे अगर हम समतल दर्पण पे कोई चीज देखते हैं तो उसमें उल्टा नहीं आता है, हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और हमेशा सीधा बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है तो समतल दर्पण के जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्री हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अब आइए इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए कि जो है वो क्या हो, परावर्तक जो है अगर पृष्ठ वक्रीय होता है तब प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है जो है आपका कि चमकदार चम्मच का जो है वक्रीय पृष्ठ पर एक वक्री दर्पण की भांति माना जाता है। अगर हम चम्मच लेते हैं तो जो चम्मच का ऊपरी वाला भाग होता है ऐसे होता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, जो ऊपर वाला भाग है उसको हम वक्रीय दर्पण मान लेते हैं। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्री दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण होता है, एक तरह से गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो जो चम्मच का ऊपरी वाला भाग उभरा होता है वो एक तरह से क्या है, तो गोलीय दर्पण का उदाहरण हो गया। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण भी क्या है, एक तरह का परावर्तन का काम करता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिखा है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा बाहर की ओर वक्री होता है, ठीक है। जैसे ये चम्मच होता है तो चम्मच का जो आपका देखेंगे तो जो नीचे वाला आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है, वो आपका वक्री होता है, ऊपर वाला भाग ऐसे उठा होता है। गोलीय दर्पण जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री होता है वह अवतल होता है। अगर अंदर की ओर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिखा है आगे,
दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे है, ठीक है, तब तो अवतल हो जाएगा। अगर ये जो है ऐसे हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दोनों अलग अलग होते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो मिरर बनता है आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है अब आपको समझ में और अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, इस चित्र को देखने के बाद आ गया होगा, ठीक है। आगे लिखा है, इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण जो है चित्र 9.1 में दिखाया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है या नहीं है। तो हम यहाँ मैप पे देख सकते हैं कि जो है, अभी आप देख सकते हैं जो आपको भी मैंने मैप पे दिखाया था उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया था। अवतल दर्पण कैसे होता है, यह बाहर की ओर उभरा होता है और उत्तल दर्पण जो है अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे दिखाया गया है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, इन सब चीज़ों को भी हमें जानना और उसको समझने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका जो है गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जाने तथा उनका अर्थ समझ लेते हैं। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्य प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो देखना, जो परावर्तित दर्पण का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र केंद्रीय दर्पण का वक्रता केंद्र बनाता है, कहलाता है। जो अंदर के वाला होता है उसकी बात हो रही है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तित पृष्ठ के बाहर स्थित है, ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तित पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि जो है उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो है पीछे स्थित होता है। तो उसी चीज को बताया गया है जो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था इस वाले मैटर पे, जहाँ पे आपने अभी मैप आपने चित्र देखा था ये वाला, ठीक है। इसी चीज को ये बताने का प्रयास कर रहा है, जो ये बीच में है इसी चीज को ये जो है समझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे, जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर सी से मतलब आर से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि पी और सी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को क्रियाकलाप को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें दर्पण जो ये होता है इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो आपने बहुत बार ऐसा बचपन में किया भी होगा। लिखा है कि सर्वप्रथम कागज जो है सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है, अतः यह आग भी जो है प्रकट कर सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक क्षीण चमकदार बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। जिसे हम कभी कभी देखा होगा कि जब हम सूर्य के प्रकाश में शीशे को रखते हैं, उसको कहीं हम बिंदु पर रखते हैं, जलने लगता है, तो जो प्रकाश कागज की शीट पर पड़ती है वो क्या है, एक सूर्य का क्या है, प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो ये अवतल दर्पण की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, भी पूछा सकता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी पर सन्निकट मान है। तो याद रखना, जो कागज का जलना होता है, देखा होगा सूर्य के प्रकाश में जो हम जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अवतल दर्पण उसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जो छाया बनती है वो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ये भी हमें याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अवतल दर्पणों के उपयोग को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः जो है टार्च में करते हैं, पहला क्वेश्चन, सर्च लाइट में करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और वाहनों के जो है हेडलाइट में करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो वाहन की गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत बारे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है लिखा है आगे, प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः
चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब हम शेविंग करते हैं, जिस घर में, जो हमारे घरों में शीशा लगा होता है जिससे हम शेविंग करते हैं, हम मंजन करते समय, ब्रश करते समय डेली देखते हैं, वो सब अवतल दर्पण ही होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में भी करते हैं, जहां हम शेविंग जो है करते हैं, हम मंजन करते हैं। मैंने आपको बताया वही चीजें, यहाँ याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दंत विशेषज्ञ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो एक जो है दर्पण लेकर के दांत को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है, तो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग कर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो क्या कहते हैं, गले के डॉक्टर होते हैं, जो कान के डॉक्टर होते हैं, ये भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ये भी याद रखना है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर इसको हम कहीं लिख लेते हैं तो इससे हमें यह होगा कि अवतल दर्पण के बारे में पता चल गया। अब उत्तल दर्पण के जितने भी उदाहरण होंगे वो अपने आप पता चल जाएगा कि उसके अलावा जहाँ जहाँ उपयोग होगा वो अवतल दर्पण का ही उपयोग होता। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मतलब यह हुआ कि छोटे दर्पण में हमें बड़ा चीज दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को जो है देखने का प्रयास करें। तो दूर लगा हुआ है लेकिन पूरा ताजमहल दिखता है। ठीक है, मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा, तो आप पूरे ताजमहल को देख सकते हैं आगरा के किले से। जबकि आगरा किला और ताजमहल के बीच में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, इसके बावजूद भी आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है उत्तल दर्पणों के उपयोग क्या क्या है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो लिखा है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के जो है क्या करते हैं, विंग में करते हैं, जो पीछे का हम दृश्य देखने के लिए करते हैं। तो याद रखना को जो ड्राइवर के बगल में शीशा लगा होता है बीच में, जहाँ पे जो है जहाँ ड्राइविंग करता है ड्राइवर, तो वो भी शीशा किसका होता है, जो पीछे की ओर देखने का होता है, वो भी जो है उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा करते हैं, इसके अलावा दर्पण जो है वाहन के जो है साइड में लगे होते हैं। जो ड्राइवर के साइड में लगा होता है, जो है राइट साइड में बाहर की ओर निकला होता है, वो भी किसका होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो छोटे में बड़ा चीज दिखाई दे, जैसे पीछे की चीजें दिखाई दे, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। तथा इसमें ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वह जो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि वह छोटा होता है, इनका जो है दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। ये छोटा होता है लेकिन इसका दृश्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका वाहन में उपयोग करते हैं क्योंकि ये वाहन की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में जो है क्या मिलता है, समर्थ बनाता है। इसीलिए जो है वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों के गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें याद करना जरूरी है, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं कि हमने अभी तक परावर्तन देखा, अब हम लोग अपवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करना प्रतीत होता है। मतलब कोई भी पारदर्शी अगर माध्यम है तो प्रकाश उसमें जो है सरल रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छे से एक एक लाइन को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब दोनों अगर पारदर्शी हो तो उसमें जब प्रकाश जाएगा तो क्या होगा,
जो है ये अपने सीधे रास्ते पे ही जाएगा या कुछ परिवर्तित होकर के जाएगा, इसी के बारे में वो बात हो रही है। तो लिखा है आगे, हम अपने दिन पर दिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा तल या पोखर की तली जो है उठी हुई प्रतीत होती है। कभी आप देखेंगे अगर हम किसी पानी में, एक बाल्टी पानी में अगर हम एक सिक्का डाल दें तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो किसका उदाहरण हो गया, वो अपवर्तन का उदाहरण हो गया। आगे लिखा है, इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लेब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लेब के ऊपर के देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे लिखा है आपका, क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? बिल्कुल देखा है। जैसे अगर हम बाल्टी में एक बाल्टी लेते हैं, आप इस चित्र में भी दे सकते हैं, तो अगर हम बाल्टी में एक कोई छड़ी या जो है पेंसिल को अगर हम ऐसे रख देते हैं या सीधा रखते हैं तो हमें क्या होता है, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या वायु तथा पानी के अंतःपृष्ठ पर जो है अर्थात पानी की सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये आप चित्र में भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड में देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। तो पानी में अगर हम नींबू डाल देते हैं या कोई फल डालते हैं, वो भी हमें बड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। वो भी किसका उदाहरण होता है, वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के जो है मुड़े होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब कथन कारण में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कथन कारण अगर क्वेश्चन पूछा तो इस पर अगर आपका हमें जो है आंसर हमें याद रखना होगा, क्योंकि कथन कारण में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आगे लिखा है, इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल उपयोग करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखेगी? यदि हम कांच के स्लेब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लेब से जो है प्रतिस्थापित करें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई पर उठे हुए प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रभाव पानी में होता है वो केरोसिन के तेल में नहीं होगा, वो जो है अन्य द्रव में नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज को ये बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे लिखा है, प्रकाश की सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा मैंने अभी बताया, जो है प्रकाश सभी माध्यम में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है, ठीक है। तो केरोसिन की व्यवस्था अलग है, पानी की व्यवस्था अलग हो जाएगी। आगे लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना के विस्तार से कुछ जो है क्रियाकलाप करके हम देखेंगे तो हमें और समझ में चीजें अच्छे से आएंगी, ठीक। यहाँ हम अपवर्तन का एक उदाहरण और देखेंगे। लिखा है, कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। अगर हम किसी कटोरे के पानी में सिक्का डाल देते हैं तो वो उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। आगे लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये किसका उदाहरण है, ये अपवर्तन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारी दी गई है। लिखा है, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को उसके प्रकाशित घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशित घनत्व का एक निश्चित जो है कॉनोटेशन होता है या द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ है क्रमशः प्रकाशित विरल माध्यम और प्रकाशित सघन माध्यम। अब हम जो है कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित घनत्व है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपरावर्तक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित घनत्व है। दूसरा कम अपवर्तांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल धीमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी तथा अविलंब की ओर झुक जाती है।
जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह जो है अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसी चीज को ये समझाने का प्रयास किया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, तो लिखा है प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, मतलब बताया था। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार बिंब प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आगे लिखा है आपका सभी दर्पण में जो है क्या होता है, तो सभी दर्पण में परावर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए एक नई जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाई जाती है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, इस चीज को भी मैंने बताया था, इसको भी आपको याद रखना है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। बिल्कुल सही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अविलंब से परे झुक जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने पर प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आगे लिखा है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तांक प्रकाश के निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम की चाल का अनुपात होता है और किसी आयताकार प्रकाश के स्लेब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ और कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में के समानांतर होती हैं। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर क्या होता है, उल्टा होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो क्या होता है, डायप्टर होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।